खंड 1 अध्याय 36। दरवाजे के बाहर चांदनी चमकीली और साफ थी। कमरे के अंदर गर्म और मनमोहक था। दिनामाट वास्तव में ल्यूक थोई मियाँ के लिए सहना चाहती थी, लेकिन एक पल के बाद उसे अभी भी तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसके हाथ और पैर प्रतिरोध कर रहे थे, सिसकियां ले रही थी और भीख मांग रही थी। क्या हम अब और नहीं कर सकते? मैं गलत था। मैं भविष्य में तुम्हें फिर से चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करूंगा। लू शी मियाँ को उसके द्वारा गंदा दिखाया गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन वह अभी भी रुकना नहीं चाहता था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सिर के ऊपर दबा लिया। नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो मैंने बीच में ही छोड़ दिया हो। थोड़ी देर और सहन करो, ठीक है? यह केवल इस बार दर्द कर रहा है, अगली बार यह ठीक हो जाएगा। उसने उसे चूमा, हांफते हुए। एक व्यक्ति जो आम तौर पर इतना ठंडा और संयमी था, अब उसे मनाने के लिए इतने नरम और कोमल शब्द कह सकता था। उसके अनुनय के तहत दिंगमी ने धीरे धीरे अपने शरीर को आराम दिया। दर्द में कुछ आराम पाया, अपनी आंखें बंद की और धीरे से करा उठी। लू शी मियाँ ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, अचानक उसके होठों को ढक लिया और भी जोश से अपने क्षेत्र पर हमला किया। एक तूफान और बारिश की तरह भावनाएं अचानक उदात्त हो गईं। दिंगमी ने उसके मजबूत शरीर को कसकर गले लगाया। उसने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और उन आंखों को एक अथाह पूल की तरह देखा। चुपचाप इस पल में उसकी उपस्थिति को अपने दिमाग में उकेर दिया। भले ही एक दिन वह खुद को खो दे, वह नहीं भूलेगी। खत्म करने के बाद लू शी मियाँ ने उन दोनों के लिए सफाई की, फिर उसे पीछे से कसकर गले लगाया। अभी सोना है। दिंगमी के पैर अभी भी कांप रहे थे। उसे डर था कि वह जारी रहेगा। उसने जल्दी से कहा, मैं अभी सोने जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। लू शी मियाँ ने चुटकी ली। वह वास्तव में फिर से कोशिश करना चाहता था, लेकिन दिन लंबे थे। उसने उसके बालों को छेड़ा, चिढ़ाते हुए, सो जाओ डिंग जियाओमी, कल जारी रखो। डिंग जियाओमी शर्मा गई और उसे मारा। लू शी मियाँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, अपना सिर नीचे करके उसकी ओर देखा और कृपालुता से मुस्कुराया। हाल ही में तुम्हें लोगों को मारना बहुत पसंद है ना? डिंगमी ने नाक भौं सिकोड़ी। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार मारा है। अभी तुमने मुझे कितनी बार मारा? बहुत दर्द होता है और फिर भी तुम कुछ नहीं कहते। अगर तुम गिनती करो तो गिनना वाकई असंभव है। अगले 6 दिनों में उन दोनों ने होटल में जो समय बिताया वह पहले से 2 गुना था। लू शी मियाँ की हालत में बहुत तेजी से सुधार हुआ। हर बार पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया। दिंगमी को पहले कुछ बार दर्द महसूस हुआ, लेकिन बाद में उसने धीरे धीरे उपन्यास की तरह महसूस किया, उसमें और गहराई से डूबती चली गई। अलग होने से एक रात पहले वे एक भावुक और उलझे हुए दृश्य में समाप्त हो गए। दिंगमी उसकी छाती पर लेट गया और शिकायत की, लू शी मियाँ, मुझे लगता है कि तुमने अभी बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल किया है। इससे मुझे बहुत दर्द हुआ है। लू शी मियाँ ने हेडबोर्ड पर आधा झुककर एक पैर मोड़ा और आलसी दिखी, उसकी ओर नीचे देखते हुए। उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे। अब वह हाई स्कूल की छोटी बालों वाली लड़की नहीं थी। लंबे मुलायम बाल, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, हल्की सी महिला की आकृति। उसकी आंखें बहुत कोमल थी। उसने धीमी आवाज में कहा, दिंगमी, अगर तुम थोड़ी शांत होती तो मैं और भी कोमल हो सकता था। उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं नहीं समझा। मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। वह नीचे झुका, उसके कान में धीरे से मुस्कुराया, दिंगमी, तुम्हारी कराहें बहुत आकर्षक हैं। दिंगमी शर्मा गई और कंबल के नीचे छिप गई, अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए। सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं। बिस्तर में वे सभी तरह की चालें, अंतहीन शरारती शब्द बोलते हैं।
अपनी ठंडी और ईमानदार छवि को उतारकर वह सिर्फ इच्छाओं और भावनाओं से भरा एक आदमी था, जो जानता था कि कैसे उत्तेजित और भावुक होना है। वह ऐसा था, सिर्फ उसके लिए। ल्यूक थोई मियाँ ने अभी भी अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखी, कंबल के ऊपर से उसके सिर को सहलाते हुए। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसने उसकी आवाज को अपने दिल की गहराई में उकेर दिया था, उसकी हड्डियों में गहराई से समा गया था। बस एक से ज्यादा आवाजें सुनने से वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता था। बाद में जब वह एक आवाज अभिनेत्री बन गई, तो उसने स्क्रीन पर महिला स्टार के चेहरे को देखा और अचानक उसकी आवाज सुनी। मिंग हुई और झो किंग ने एक बहुत ही बुरी स्थिति में तलाक दे दिया। डिंग मिंग हुई ने उसे हिरासत में नहीं लिया, क्योंकि एक अन्य महिला ने उसके लिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। झो किंग ने उसे दूर कर दिया और उसके दादा दादी ने कभी कभी अपने दादी के लिए एक विजय के लिए कहा। केवल 3 दिनों के लिए एक साथ थे। जब डिंग एमआई लौट आया, लू शी मियाँ को प्रोफेसर द्वारा जल्दी स्कूल वापस बुलाया गया। डिंग मी लू शी मियाँ के अपार्टमेंट में थी, अपने लिए अंडे और हैम के साथ नूडल्स पका रही थी। जब वह खाना खा रही थी, तो टेबल पर रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ शब्द चमक उठा। डिंग मी कुछ देर तक खाली देखती रही, फिर फोन उठाया। फोन पर जू जियाओ बिन ने खुशी से पुकारा, बहन, क्या तुम कल रात को खाने के लिए घर आओगी? मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। डिंग मी जानता था कि झो किंग ने उसे ऐसा कहना सिखाया होगा। उसने अपने कटोरे में चॉपस्टिक हिलाई और कहा, ज्यो बिन, मैं कल तुम्हें बाहर ले जाने के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? जू जियाओ बिन, तुम घर नहीं जा रहे हो, तुम घर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि वह जगह अब उसका घर नहीं है। दीन मार्ट बेशक ऐसा नहीं कह सकती थी, इसलिए वह केवल लड़के को मना सकती थी। चलो बाहर जाकर खेलते हैं, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाने ले जाऊंगी, फिर तुम्हें खेलने के लिए भेजूंगी, ठीक है? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम घर जाओ, कल मेरा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम घर जाओ। बहन, तुम घर जाओ। टियो बान ने दृढ़ता से सुनने से इनकार कर दिया। डिंगमी को सिरदर्द था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। छोटा लड़का भी जोर जोर से रोया। जब टियो बान छोटा था, तो डिंगमी अक्सर उसकी देखभाल करती थी। टिएट निंग केवल अपने आप में व्यस्त रहती थी, इसलिए टियो बान को डिंगमी से बहुत लगाव था। डिंगमी को लड़के ने बहुत देर तक परेशान किया और अनिच्छा से सोचा, यह सिर्फ खाने का सामान है, इसलिए वह मान गई। अगली शाम डिंगमी उनके नए घर में उपहार लेकर आई। जू निंग ने दरवाजा खोला और उसे देखा, जो बहुत हैरान लग रहा था, सदमे में वहां खड़ा था। वह मुड़ी, एक कदम पीछे हटी और अस्वाभाविक रूप से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? चू थान ने सुना और तुरंत अपना भाव बदल दिया। तुमने क्या कहा? क्या टियो मैट यहाँ वापस नहीं आ सकता? यह उसका घर भी है। टिएट निन्ह ने भौहें सिकोड़ी। दीनह मत ने सोचा कि वह नाराज होगी, लेकिन उसने बस इतना कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। दीनह मत को थोड़ा अजीब लगा, चू थान कब से टिएट निन्ह के साथ इतना सख्त हो गया। एक्स्यूई निंग झू किंग को जब एक्स्यूई जियाओबिन के पास जाने से पहले स्पष्ट रूप से सोचने के लिए समय नहीं था और उसे पीछे धकेल दिया गया। मेरे दोस्त खेलने के लिए बहुत मजेदार थे। डिंग एमआई ने देखा और आज्ञाकारी रूप से अपने हाथ धोने के लिए चला गया। जब वह बाहर गई, तो जू जेन सिर्फ काम से घर आ गया था। डिंग एमआई को देखकर वह भी स्तब्ध रह गया। उसने दरवाजे के पास शेल्फ पर चाबी नीचे रखी और सूखने के लिए हंसी आई। डिंगमी ने जू जेन और जू निंग को 1 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। अब जब वे फिर से मिले थे, तो उनके रिश्ते में और भी दूरियां आ गई थी।
उसने विनम्रता और शिष्टता से अभिवादन किया। अंकल। खंड 1 अध्याय 37। टिएट चान ने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। ठीक है, वापस आना अच्छा है, इसलिए आपकी माँ को आपका उल्लेख नहीं करना पड़ेगा। दीन माट मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। तभी टिएट टियो बान ने उसे बुलाया। बहन, इसे मेरे लिए छील दो। मैं इसे नहीं छील सकती। दिनमत ने तुरंत उत्तर दिया। हाँ। चू थान ने आखिरी डिश मेज पर रखी। दीन मैट और टिएट टियो बान को देखा जो सोफे पर उपहार खोल रहे थे, और खुशी से मुस्कुराया। चलो फिर से खाते हैं। दिनमत ने टिएट टियो बान को हाथ धोने के लिए ले लिया। टिएट निन्ह ने अपना बैग कमरे से बाहर ले जाया और कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। सभी लोग खाओ। टिएट चान ने दुखी होकर कहा, खाने का समय हो गया है तो आप कहाँ जा रहे हैं? टिएट निन्ह ने उसकी ओर देखा। मैं खाना नहीं चाहता। टिएट चान ने बाथरूम में मौजूद दिन मैट की ओर देखा और हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, आप जाइए, जैसे कि उसे माफ कर दिया गया हो। टिएट निन्ह ने जल्दी से अपने जूते बदले और घर से बाहर निकल गया। दिनमत ने बाथरूम में उनकी बातचीत सुनी और उसे लगा कि टिएट चान और टिएट निन्ह थोड़े अजीब थे। आज जू जियाओबिन का जन्मदिन है, खाना बन चुका है। अगर यह पहले होता तो जू निंग अचानक बाहर जाना चाहता। जू जेन निश्चित रूप से उसे डांटता और झो किंग निश्चित रूप से जू निंग को रोकता। डिंगमी ने अपने हाथों से पानी झाड़ा। जू जेन और झो किंग को देखने के लिए बाहर चला गया। विशेष रूप से जू जेन चिंताओं से भरा हुआ लग रहा था, जबकि झो किंग बहुत खुश था। जियाओमी, जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हें माँ के हाथ का बना कुछ खाए हुए कितना समय हो गया है? उन्होंने कुछ दुखी होकर कहा, अपनी तरफ देखो, तुम्हारी त्वचा या मांस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तुम अभी भी उतने ही दुबले पतले हो। दिनमत ने चुपचाप उसकी बड़बड़ाहट सुनी, खाने से भरी मेज को देखा और बैठ गया। मुझे बहुत समय हो गया है जब से मैंने कुछ खाया है। अगर टियो बान का जन्मदिन न होता तो मैं भी खाना नहीं चाहता। चू किंग की मुस्कान सख्त हो गई और उसने धीरे धीरे जाने दिया। अगर जू जियाओबिन ने उसे वापस लौटने के लिए जिद न की होती तो वह वापस नहीं लौटती। डिंगमी अभी भी उसे माफ नहीं कर पाई। माहौल बदल गया, अजीब और खामोश। डिंगमी ने मुस्कुराते हुए जू जियाओबिन के लिए पसली का एक टुकड़ा उठाया। जन्मदिन मुबारक हो, बेबी। बच्चा कभी भी बड़ों की उदासी को नहीं समझ पाया। एक पल तो वह हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वह खुशी से मुस्कुराया। धन्यवाद, बहन। दीनमत ने स्वयं को वयस्कों की श्रेणी में कब रखा? शायद यह उस दिन से था जब विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समाप्त हुई थी, या शायद यह उस दिन से था जब उसने चू थान से संबंध तोड़ लिया था। रात का खाना खत्म करने के बाद दीनमत जाने वाली थी। चू थान उसे रोकना चाहता था। तुम आज रात यहाँ सो सकती हो। तुम्हारा अपना कमरा है। मैंने बिस्तर बदल दिया है। कोई जरूरत नहीं है। दिनमत ने उसे बीच में रोका। टिएट चान की ओर देखा। एक पल के लिए रुका। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे लिए कमरा आरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भविष्य में यहाँ रहने के लिए वापस नहीं आऊँगा। आप लोग उस कमरे को जैसे चाहें वैसे ठीक कर सकते हैं। दिनमत ने अपना बैग पहना, चू थान के उदास चेहरे को नजरअंदाज किया, नीचे झुकी और टिएट टियो बान के सिर को थपथपाया। मैं जा रही हूँ। तुम्हें अच्छा रहना होगा। टिएट टियो बान 7 साल का था। वह समझ गया कि दिनमत ने क्या कहा था और दुखी होकर बोला, बहन, आप वापस क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, इसलिए यह बहुत दूर है। ओह, छुट्टियों के बारे में क्या? मैं आपसे मिलने आऊंगा। लेकिन टिएट चान ने टिएट टियो बान को उठाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बहन, दिन मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। अगर उसका एक दिन छुट्टी होती तो क्या वह तुमसे मिलने नहीं आती?
उसने टिएओ बान को गले लगाया और दिनमत की ओर देखा। दिनमत मुस्कुराया और टिएओ बान को मनाता हुआ बोला, अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊंगा। सुनो, डिंगमी के जाने के बाद जू जेन ने जू जियाओ बिन का पीछा करते हुए उसे अपने कमरे में वापस भेज दिया। झो किंग पर गुस्सा करते हुए कहा, अगर डिंगमी वापस नहीं आना चाहती है तो उसे मजबूर मत करो। जैसे ही वह वापस आएगी, जू निंग घर पर रहने की हिम्मत नहीं करेगी। 1 साल से अधिक समय हो गया है, सब कुछ निपट गया है, सभी को अभी भी जीना है। चू थान ने उसे बीच में टोका, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बेटी, क्या मैं उसे भोजन के लिए घर नहीं बुला सकता? टिएट चान ने अपना माथा पकड़ लिया, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि यदि आप दिन मैट से मिलना और उसके साथ डिनर करना चाहते हैं तो आप उसके साथ बाहर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। पैसा, पैसा, पैसा। आप अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पैसा कमाने में बहुत अच्छे हैं, है ना? मुझे आपकी बात पूरी तरह माननी होगी। मैंने ऐसा कब कहा? चूथान, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन अपने दिल में तो तुम ऐसा ही सोचते हो। दोनों में जोर जोर से बहस हुई। टिएओ बान दरवाजे पर खड़ा होकर घूरता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता अब इतना क्यों बहस कर रहे हैं। बहुत दिनों से यह सुनते सुनते उसे इसकी आदत सी हो गई थी। लड़के ने चाबी ली और खिलौना कार को गले लगाया और घर से निकल गया। दंपत्ति को अभी भी कुछ पता नहीं था। वहां 2 लिफ्ट थीं। एक में कुछ समस्या थी और उसे ठीक करने की जरूरत थी। दूसरी काफी समय से 28वीं मंजिल पर रुकी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। डिंगमी लगभग 10 मिनट से इंतजार कर रही थी। वह सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे अचानक एक खुशी भरी पुकार सुनाई दी, बहन। दिनमट ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया, तुम यहाँ क्यों हो? टिएओ बान एक खिलौना कार को अपनी बाहों में लेकर उसकी ओर दौड़ा। बहुत दयनीय लग रहा था। माँ और पिताजी बहस कर रहे हैं। जू जेन और झो किंग ने जू जियाओबिन के सामने बहस की। दिनमट ने अनुमान लगाया, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों लोगों की भावनाओं में कोई समस्या थी? टिएट चान को पदोन्नति मिली। वह एक नए घर में चली गई। उसका जीवन समृद्ध था। क्या ऐसा हो सकता है कि दीनमत ने दीन मिनहुई के बारे में सोचा। हालांकि वह चू थान से नाराज थी, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी नहीं चाहती थी कि उसके पति द्वारा उसकी 2 शादियों को धोखा दिया जाए। वह ठीक थी, लेकिन जू जियाओबिन अभी भी जवान थी। यहाँ तक कि चू किंग और डिंग मिंगहुई के तलाक के समय वह उससे 1 साल छोटी थी। डिंगमी ने लड़के के सिर पर थपथपाया, बाहर बारिश हो रही है, नीचे मत जाओ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। टिएओ बान ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, तो क्या मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? दिनमट मुस्कुराया, ठीक है, यह तुम्हारा जन्मदिन है, तुम सबसे बड़ी हो, चलो। दोनों बहनें हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर लौटीं। बाहर खड़े होकर वे चू थान और टिएट चान की बहस सुन सकते थे। टिएओ बान ने बड़ों की तरह मुंह बनाया और आह भरी। चू थान, मैं तुम्हारा और दिनमत का ऋणी हूँ। मैं इस पूरे साल तुम्हारे साथ धैर्य से पेश आया हूँ। क्या तुम नहीं देखते? अगर तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो भविष्य में इस मामले का जिक्र मत करना। बहुत समय हो गया है। भले ही डिंगमी बीजिंग नहीं गई हो, लेकिन वह अब भी बहुत अच्छी तरह से रह रही है। डिंगमी दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि वह अचानक रुक गई। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। क्या अच्छा है? यह बीजिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी प्रतिभाशाली हो सकती है। उसने और उस लड़के ने साथ में बीजिंग जाने का अपॉइंटमेंट लिया होगा। नतीजा क्या हुआ?
दिनमत दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह ऐसे लड़खड़ा रहा था जैसे वह गिरने वाला हो। उसके दिल की गहराइयों में जो घाव धीरे धीरे भर रहा था वह फिर से खुल गया। मेरी विनती समझो कि मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। कृपया इसका जिक्र फिर मत करना, ठीक है? मैंने टाइनिंग को पीटा और डांटा है। बहुत समय हो गया है। डिंगमी के लिए यह जानना अच्छा नहीं है। इससे उसे केवल एक बार और तकलीफ होगी। परिणामस्वरूप आपकी अच्छी बेटी ने क्या किया? वह जेल जाने से डरता था। वह अपने भविष्य को प्रभावित करने से डरता था। उसने मुझसे स्कूल को बताने की विनती की। चूथान, अपनी स्थिति का फायदा मत उठाओ। यह खत्म हो गया। भविष्य में इसका जिक्र फिर मत करना। प्रत्येक फ्रेम दीनहमात के दिमाग में घूम गया और आखिरकार उसे कई चीजें समझ में आ गईं। जब उसकी विश्वविद्यालय की इच्छाओं में समस्याएं आईं, तो जू निंग का कोई पता क्यों नहीं चला। जू जेन और झो किंग क्यों बहस करते रहते हैं? टिएट चान ने चू थान से विनती क्यों की कि वह उन दोनों का ऋणी है? जब टिएट निन्ह ने उसे अभी देखा तो उसकी हिम्मत क्यों नहीं हुई सीधे उसकी ओर देखने की? जू जेन उसके साथ इतनी विनम्र क्यों थी? हर बात का जवाब था। दुख, आक्रोश, नाराजगी, बेबसी, हार मान लेना। अतीत में जमा हुई सारी भावनाएं इस पल पूरी तरह से फूट पड़ी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, नीचे गिरने लगे। जू जियाओबिन डर गई और जल्दी से चिल्लाई, बहन, तुम क्यों रो रही हो? कमरे में मौजूद दो लोगों के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। अचानक दरवाजा खुला। दीनमत ने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा। चू थान और टिएट चान के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे उलझन में उसे देख रहे थे। चू थान ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। दीनमत तुरंत प्लेग की तरह उससे दूर हो गया। उसकी आंखें जरा भी नहीं हिली। उसे घूर रहा था। दीनमत कुछ बार सिसकियां ली, फिर अपने दांत भींचे और प्रत्येक शब्द बोला, माँ, मैंने हमेशा सोचा है कि ऐसा क्या कारण था जो आपको ऐसा करने पर मजबूर कर सकता था। इसलिए यह इस तरह है। इसलिए यह इस तरह है। नहीं, टियो मत, मेरी बात सुनो। चू थान की आंखें लाल थी। वह घबरा रही थी और समझाना चाहती थी, लेकिन वह कैसे समझाए? अपनी बेटी और अपने पति के परिवार के बीच उसने अपनी बेटी की बलि देने का फैसला किया। उसे अन्याय सहने दिया। उसका सामना करने के लिए उसके पास क्या रुख और चेहरा बचा है? जू जियाओबिन भीड़ के बीच में खड़ी थी, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और उनकी तरफ देखने लगी। जू जेन ने डिंगमी को देखा और उलझन में कहा, जियाओमी, यह मामला मेरी और जू निंग की गलती है। आप हमें जैसे चाहें डांट सकते हैं। डिंगमी ने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने उसे ठंडेपन से देखा, हर शब्द को भारी रूप से कहते हुए, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, मैं जू निंग पर मुकदमा करूंगी। पता चला कि इतने लंबे समय के बाद भी उसके दिल में नफरत बिल्कुल कम नहीं हुई थी और सच्चाई जानने के बाद भी वह नफरत और भी पागलपन की हद तक बढ़ गई थी। डिंगमी हमेशा से ही सहनशील और दयालु रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह किसी से इतनी नफरत करेगी। वह उससे इतनी नफरत करती थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जू जेन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने जल्दी से कहा, इतना समय हो गया है और अब तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही हो। अगर तुम जू निंग पर मुकदमा कर दोगी तो तुम्हारी माँ और मैं अभी भी साथ कैसे रह पाएंगे? जियाओ बिन के बारे में क्या? वह अभी भी बहुत छोटा है। दिनमत ने चू थान की ओर देखा और शांति से पूछा, माँ, क्या आप मेरी गवाही देने में मदद करेंगी? एक्सुइजन ने भी उसे देखा। झो किंग ने झिझकते हुए अपना मुंह खोला, माँ,
डिंग एमाई ने अपना सिर नीचे कर दिया और आत्महंसी को हंसाया, चारों ओर मुड़ गया और छोड़ने वाला था। सीढ़ियों के नीचे उसके घुटनों को गले लगाते हुए और उसके चेहरे को दफनाने के लिए वह लगभग उस छोटे एकाकी आकृति को देखती है, जो कि एक लंबे समय के बाद डिंग एमाई ने अपने फोन के लिए अपनी जेब में फंसा दिया। झो किन लंबे समय तक किसी को जवाब दिए बिना चलते चलते उसने चाबी लेने के लिए अपना सिर झुकाया। जब वह सीढ़ियों से गुजरा तो उसने अचानक एक शांत आवाज सुनी, टियट निन्हा। टियट निन्हा ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। मंद प्रकाश वाले दालान में दीन मैट सीढ़ियों पर बैठा था, शांति से उसे देख रहा था, जिससे उसे अचानक डर लगने लगा। उसने शांत होने का नाटक किया। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? दिनमट धीरे से रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया। मेरा इंतजार करो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए। स्वचालित लाइटें अचानक चालू हो गईं। जू निंग ने उसकी लाल आंखें देखीं। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। मेरे करने का इंतजार कर रही थी। डिंग मी जू निंग के सामने चली गई, शांति से उसे देखा। अचानक एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली, दूसरे हाथ को ऊपर उठाया और उसे जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर से था कि उसका हाथ जल रहा था और कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसकी नफरत कम नहीं हुई। जू निंग दंग रह गई और कुछ कदम लड़खड़ाते हुए चली गई। दालान के दरवाजे के फ्रेम के सहारे झुक गई, अपना चेहरा ढक लिया और दांत पीसते हुए उसे घूरने लगी। तुम्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? तो आप इसका आधार क्या मानते हैं? दिनमत ने शांति से उसकी ओर देखा, यह न जानते हुए कि उसके जीवन की दिशा को मनमाने ढंग से बदलने का उसे क्या अधिकार था। अपने स्वार्थ के आधार पर? उसके व्यर्थ जीवन पर आधारित? या अपनी कुरूप ईर्ष्या पर भरोसा करें? टियट निन्हा, क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए प्रतिशोध का डर नहीं है? डिंग मी बहुत आक्रामक थी। जू निंग इतनी शर्मिंदा थी कि वह क्रोधित हो गई और उसे धक्का दे दिया। डिंग मी ने जल्दी से उसका कॉलर पकड़ लिया। जू निंग जोर से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। डिंग मी ने जाने से इनकार कर दिया। उसकी उंगलियां बहुत अधिक बल का उपयोग करने से सफेद हो गईं। वह वास्तव में चाहती थी कि वह उसे कुछ और बार थप्पड़ मार सके। जू निंग नुकसान में नहीं रहना चाहती थी। उसने भी डिंगमी को खींच लिया। उन दोनों ने संघर्ष किया और एक दूसरे को सीढ़ियों के किनारे तक धकेल दिया। जू निंग ने अचानक उसके चेहरे को खरोंचने के लिए बल का उपयोग किया। डिंगमी को केवल दोनों गालों पर दर्द महसूस हुआ। उसने अपना हाथ छोड़ दिया। जू निंग फिसल गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और चीख पड़ी। उसका हाथ डिंगमी की आस्तीन को पकड़ने के लिए हवा में संघर्ष कर रहा था, लेकिन एक पल के बाद उसकी उंगलियां फिसल गईं। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर गिर गया। डिंगमी चौंक गई। उसने अवचेतन रूप से पीछे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। डिंगमी असहाय होकर देखती रही कि जू निंग ने अपना सिर जमीन पर मारा, जिससे थप थप की आवाज आई। उसके बाद कई बार लुढ़कने की आवाजें आईं और अंत में वह निश्चल हो गई। उसके काले बाल धीरे धीरे खून से लथपथ हो गए, जिससे जमीन लाल हो गई। डिंगमी वहीं अचंभित खड़ी रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। किसी ने दरवाजा खोला और बाहर भागी। उसने जू निंग को खून से लथपथ देखा। उसे जोर से धक्का दिया, जू निंग को गले लगाया और नीचे की ओर भागी। पीछे चल रहे झो किंग को चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। चू किंग घबरा गया और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए फोन लेने के लिए जल्दी से घर लौट आया। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी ने डिंगमी की तरफ नहीं देखा। डिंगमी बहुत देर तक वहीं स्तब्ध खड़ी रही और बहुत देर बाद ही वह नीचे गई और अस्पताल के लिए एक कार बुलाई। चू किंग और जू जेन आपातकालीन कक्ष के बाहर खड़े थे। डिंगमी दालान में अपना तकिया गले लगाकर बैठी थी और उन दोनों की बहस सुन रही थी। फिर उसे नर्स ने रोका
और आखिरकार उसने शांति बहाल कर दी। उसकी जेब में रखा फोन 2 बार बजा। डिंगमी ने उसे निकाला और स्क्रीन पर 3 शब्दों लू शी मिया को खाली देखा। लू शी मिया ने फोन लिया और समय देखा। पहले से ही 11 बज रहे थे। वह सो रही थी। वह अच्छे मूड में था, इत्मीनान से उसे संदेश भेज रहा था। डिंग जियाओमी, क्या तुम सो रही हो? डिंगमी ने संदेश देखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। आंसू वापस घुट रहे थे। बहुत देर तक रोती रही। आधे घंटे बाद वह शांत हुई और उसे वापस बुलाया। लू शी मिया अभी अभी छात्रावास में लौटी थी। कुर्सी पर झुकी और कंप्यूटर चालू किया। धीरे से मुस्कुराई। मुझे लगा कि तुम सो रही हो। दिनमट की आवाज भारी हो गई थी। उम्मा, मैं सो रहा था, अभी जाग गया। तुम्हारी नींद क्यों खुली है? उसकी आवाज इतनी अस्पष्ट थी कि ल्यूक थोई मिया को लगा कि वह सचमुच सो गई है। अचानक नींद खुल गई। शायद तुम्हारी याद आ रही थी। वह मुस्कुराया। मेरा इंतजार करो। 1 मई को मुझसे मिलने आओ। 1 मई, इतनी दूर। भविष्य भी इतना दूर था कि वह उसे स्पष्ट रूप से देख ही नहीं पा रही थी। उस दिन से लू शी मिया के लिए डिंगमी से संपर्क करना मुश्किल होता गया। पहले दिन में कम से कम 2 कॉल 1 कॉल में बदल गए। फिर यह हर 2 दिन में 1 कॉल, हर 3 दिन में 1 कॉल हो गया। डिंगमी के पास हमेशा कई बहाने होते थे। धीरे धीरे लू शी मिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है और एक बार उसने उससे पूछा, डिंगमी, तुम हर दिन किस काम में व्यस्त रहती हो? सच बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह तुमसे ज्यादा व्यस्त है? डिंगमी उस समय एक वकील से मिल रही थी। मुकदमेबाजी में व्यस्त थी। हर कदम बेहद मुश्किल था। डिंगमी अपना धैर्य खोने वाली थी। वकील के दफ्तर के बाथरूम में छिप गई। वकील ने जो कहा उसके बारे में सोचते हुए उसने अपना फोन कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, लू शी मिया, चलो ब्रेकअप करते हैं। खंड 1 अध्याय 38। आपका मार्ग खुला और उज्ज्वल है। जहां तक मेरे मार्ग का सवाल है, सभी कांटों के बावजूद मैं अभी भी प्रकाश नहीं देख सकता। क्या यह खेदजनक है? बेशक मुझे इस बात का अफसोस है कि हम सड़क के अंत तक साथ नहीं जा सके। क्या आपको इसका अफसोस है? नहीं है। मैंने कोशिश की हर किसी को अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं इतना भ्रमित हो जाऊंगा कि मुझे आगे का रास्ता भी नहीं दिखेगा। खुद को ही नहीं खोज पा रहे, भविष्य की तो बात ही क्या करें। माफ करें लू शी मिया, अंत में मैं फिर भी भटक गया। लू शी मिया ने सोचा कि वह मतिभ्रम कर रहा है। कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी आवाज भारी थी। डिंग जियाओमी, अप्रैल फूल्स डे कुछ दिन पहले ही बीत गया है। दिनमट ने अपने होठों को कसकर दबाया, अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे पास अलग होने का कोई कारण नहीं है। ल्यूक थोई मिया बहुत दृढ़ निश्चयी थे। यह सोचकर कि हाल ही में उन दोनों का संपर्क कम हो गया था, उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। माफ करना, मैं हाल ही में परीक्षाओं में व्यस्त रहा हूँ। हमारे कार्यक्रम अलग अलग रहे हैं और मैंने तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। मैं अगले 2 दिनों में सारा काम निपटा लूंगा और इस सप्ताहांत एक दिन के लिए वहां जाऊंगा। यह पहली बार था जब लू शी मिया ने सॉरी कहा। डिंगमी की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। मैं सच कह रही हूँ लू शी मिया, मैं अब इस तरह से जारी नहीं रखना चाहती। ल्यूक थोई मिया कुछ घबरा गए। डिंग मैट, उपद्रव मत करो। दीन मत रोने ही वाला था। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। मैंने इस बारे में बहुत समय से सोचा है। चलो जब तक हम बात करने के लिए मिलते हैं तब तक इंतजार करते हैं। दीन मत, मैं रिश्ता तोड़ने के लिए सहमत नहीं हूँ। ल्यूक थोई मिया ने फोन रख दिया और प्रयोगशाला में एक कुर्सी पर अकेले बैठ गए।
वह बहुत देर तक अपने चेहरे को ढंककर और आंखें बंद करके लगातार इस बात के बारे में सोचता रहा कि इस दौरान उन दोनों के बीच क्या समस्याएं थी। उसने शायद हाल ही में उसके साथ बहुत कम समय बिताया हो। उसे विश्वास नहीं था कि डिंगमी वाकई उससे रिश्ता तोड़ लेगी। डिंगमी उसे इतने सालों से पसंद करती थी। किसी की भावनाएं उसकी तरह पवित्र नहीं हो सकती। हालांकि वह इतना दृढ़ निश्चयी था, फिर भी वह अपनी घबराहट को दबा नहीं सका। भौहें सिकोड़ता रहा, लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। जू कियान अभी अभी सिगरेट पीकर लौटा था। उसके अजीब भाव देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? लू शी मियां को होश आया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, और काम में डूबे रहे। अगले दिन लू शी मियां ने काम को अस्थायी रूप से व्यवस्थित करने के लिए पूरी रात जागकर काम निपटाया। बाकी काम तू खियन को सौंप दिया और प्रोफेसर से एक दिन की छुट्टी लेने की अनुमति मांगी। उसके अगले दिन लू शी मियां ने डिंगमी के शहर के लिए सबसे पहली उड़ान भरी। इस सेमेस्टर में डिंगमी 3 बार स्कूल लौटी थी, आखिरी 2 बार वकील के साथ। मुकदमा दायर करने का फैसला करने के बाद डिंगमी ने जू जेन द्वारा पहले दिए गए कार्ड को चेक किया। उसके अंदर 80,000 थे, शायद उसे मुआवजा देने के लिए। साथ ही लू शी मियां की 20,000 की छात्रवृत्ति और वॉइस ओवर की नौकरी से कमाए गए पैसे, जिससे पेई ने उसे पहले मिलवाया था। यह सब मुकदमों में डाल दिया गया था। उसने सप्ताहांत से एक दिन पहले स्कूल लौटने का फायदा उठाया। लू शी मियां विमान से उतरी और तुरंत अपने छात्रावास में भाग गई। इससे पहले जब भी वह छुट्टियों या सप्ताहांत के दौरान आता था, डिंगमी और वह हमेशा एक होटल में रुकते थे। वह केवल एक बार उसके छात्रावास में गया था। वह इमारत के नीचे खड़ा था, ऊपर देखा, उसे बुलाया और धीमी आवाज में कहा, डिंगमी, नीचे आओ। दक्षिण में अप्रैल का महीना काफी गर्म होता है। मैट ने एक सफेद पोशाक पहनी थी और अपने रंग को थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए मेकअप भी किया था। लियू शियाओ ने सोचा, मैट, तुम हाल ही में ज्यादा स्कूल नहीं गए हो। क्या तुम वाकई मेजर बदलने की योजना बना रहे हो? मत ने उसकी ओर देखा और झूठ बोला, उम्मा, यदि संभव हो तो। क्या सीनियर ने आपकी मदद की? लियू शियाओ ने उसकी ओर देखा, जब तुम पहले यहाँ आई थी तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे सीनियर को कई बार बाहर जाते देखा था। एक बार तो मैं तुम दोनों से सड़क पर भी मिला था। केवल इतना ही नहीं, सीनियर तो उसे वापस छात्रावास में ले गए। एक अन्य रूममेट ने कहा, लंबी दूरी के रिश्ते कठिन होते हैं, उन्हें बनाए न रख पाना सामान्य बात है। इसमें दोष देने की कोई बात नहीं है। वे सभी सोचते थे कि डिंगमी और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के बॉस का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन अंत में किसने किसको छोड़ा, उन्होंने यह नहीं पूछा। कोई बात नहीं, लू शी मियां बहुत ही बेहतरीन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सुंदर हैं, और वे जहां भी खड़े होते हैं बहुत आकर्षक लगते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रतिभाशाली लड़की थान हुआ को यह बात समझ में नहीं आएगी। मैट ने बिना कुछ बताए अपना सिर नीचे कर लिया, बस मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। उसकी रूममेट ने इसे उसकी मौन स्वीकृति के रूप में लिया। लियू शियाओ ने आह भरी, क्या अफसोस है। लू शी मियां पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और सुंदर भी हैं, लेकिन फिर भी उसके पास उससे रिश्ता तोड़ने का दिल है। एक अन्य मित्र ने आगे कहा, लंबी दूरी के रिश्ते देर सवेर टूट ही जाते हैं। कितने लोग अंत तक टिके रह पाते हैं? क्या होगा अगर ल्यूक थोई मियां ने मैट को लात मार दी? लियू शियाओ को अभी भी खेद है, वे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। यह कैसे हो गया? मठ दरवाजे के सामने खड़ी थी, उस लंबे और शानदार व्यक्तित्व को देख रही थी। अपने आंसुओं को रोकने के लिए कुछ गहरी सांसें ले रही थी। कदम दर कदम वह उसकी ओर बढ़ी। ल्यूक थोई मियन ने उसे गौर से देखा, उसके बालों को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया,
फिर उसका हाथ पकड़ लिया। चलो चले। दिनमात की कोई राय नहीं थी। वह आज्ञाकारी ढंग से उनका अनुसरण कर रहा था। पिछले 2 दिनों से लूशी मियाँ का तनावपूर्ण मूड आखिरकार उस समय थोड़ा शांत हो गया जब उसने उसे देखा। स्कूल के गेट पर टैक्सी लेकर वे दोनों सीधे उस होटल में चले गए जहां वे आम तौर पर रुकते थे। कार से बाहर निकलते हुए ल्यूक थोई मियाँ ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। अपना सिर नीचे किया और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? दिनमट को भूख नहीं थी, फिर भी उसने सिर हिलाया। चलो पहले खाना खा लेते हैं, ल्यूक थोई मियाँ ने जवाब दिया और दोपहर का भोजन करने के लिए पास के एक रेस्तरां में चली गईं। यह सबसे ठंडा समय था जब दीन मैट ल्यूक थोई मियाँ के पास आई थी। इससे पहले जब भी ल्यूक थोई मियाँ उनसे मिलने आती थी, दीन मैट खुशी खुशी बिना रुके बातें करती थी। लेकिन इस बार वह चुप थी। उसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं था। ल्यूक थोई मियाँ ने इस भोजन को चबाने वाले तिनके की तरह खाया। कुछ मिनटों तक लगातार रहने के बाद उसकी भूख पूरी तरह से खत्म हो गई। ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़े। फिर पीछे मुड़कर दिनमैट को ध्यान से देखा। दिनमैट ने इसे अपना आखिरी भोजन माना। बहुत गंभीरता से, ध्यान से और सम्मानपूर्वक खाया। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। तुम अब और क्यों नहीं खा रहे हो? ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा और खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी इसे निगल सकता हूँ? दीनमत ने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया, तो फिर 1 मिनट रुको, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। उसने अपना सिर नीचे किया और शांति से खाना जारी रखा। ल्यूक थोई मियाँ ने अपने होठों को काटा, अपने होठों को दबाया और ऊप से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसे खाते हुए देख रहा था। अब उसने अपनी चॉपस्टिक को नहीं छुआ। दिनमट ने खाना खत्म किया, थोड़ा पानी पिया, अपना मुंह पोंछा और उसकी तरफ देखा। मैंने खाना खत्म कर दिया है। लूशी मियाँ ने अपने होंठ सिकोड़े, सख्ती से सिर हिलाया और वेटर को पैसे देने के लिए बुलाया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद लूशी मियाँ उसे सीधे होटल ले गया, एक कमरा बुक किया और जैसे ही वह अंदर गया, उसने उसे दरवाजे के सामने दबाया, उसकी कमर को गले लगाया और उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। लूशी मियाँ आमतौर पर उसे बहुत ईमानदारी और दृढ़ता से चूमता था। भले ही वह उत्तेजित हो, यह और भी तीव्र होता, जिससे उसकी बेकाबू भावनाएं प्रकट होतीं। उसने उसे कभी इतनी बेरहमी से नहीं चूमा था, लगभग उसके होठों को काट लिया था। दिनमत दर्द से चिल्ला उठी, उसके होंठ तुरंत ढक गए, वह सिसकियां भी नहीं निकाल पाई। जब तक उसके पूरे शरीर से हवा निकल नहीं गई, वह दरवाजे और उसके बीच में शिथिल हो गई और यहाँ तक कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था, तब तक चुंबन बंद नहीं हुआ। लूशी मियाँ ने भारी सांस ली, अपना सिर उसकी गर्दन में दबाया, उसे अपने होठों से धीरे से सहलाया और कर्कश स्वर में कहा, डिंगमी, मैंने क्या गलत किया? दिनमत लगभग रो पड़ा। पास नहीं है तो फिर तुम रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हो? आपको क्या हुआ? उसने उसके कंधों को सहारा दिया, अपना सिर नीचे करके उसे देखा। उसकी पतली पलकों के नीचे उसकी आंखों के कोने लाल हो गए थे। उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे छोड़ सकती है, नहीं उसे विश्वास था कि वह अब उसे पसंद नहीं करती। दिनमट ने अपना सिर उठाकर उसे देखा, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन शांति से कहा, कोई कारण नहीं है, मुझे बस लगता है कि लंबी दूरी का प्यार बहुत कठिन है। हर बार जब हम अलग होते हैं तो यह बहुत दर्दनाक होता है। मुझे अगली बार मिलने तक इंतजार करना होगा। मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ, इसलिए बार बार की पीड़ा असहनीय है। मैं पहले सोचता था कि एक ही स्कूल में न जाना ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं है। अगर हम एक ही स्कूल या एक ही शहर में पढ़ते
तो हमें इस तरह की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। हम जब चाहें एक दूसरे से मिल सकते थे, और जब हम बीमार होते तो कोई हमारे साथ होता। क्या तुम्हें थकान महसूस होती है? उसने उसकी ओर नीचे देखा। उम्मा, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। वह शहद का स्वाद चखने को तैयार था। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, अपना सिर नीचे करके उसे देखा। डिंगमी, हम 2 साल से साथ हैं। मुझे पता है कि लंबी दूरी का प्यार तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मुझे बहुत खेद है। उसने उसके बालों को सहलाया। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कि वह उससे कुछ कह रहा हो। यह दूसरे वर्ष का दूसरा सेमेस्टर है। अभी भी 2 साल से अधिक समय बचा है। नहीं, सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों को छोड़कर 2 साल से भी कम समय बचा है। भविष्य में जब भी मेरे पास समय होगा, मैं आपसे मिलने आऊंगा। जब आप स्नातक हो जाएंगे और बीजिंग आएंगे, तो हमें इस तरह रहने की जरूरत नहीं होगी। तो हंगामा करना बंद करो, ठीक है? दिनमत लगभग हिचकिचाया। ल्यूक थोई मियाँ ने कभी इतने धीमे स्वर में कब बोला था? लेकिन अगले ही पल उसने कहा, स्नातक होने के बाद मैं बीजिंग नहीं जाऊंगी। मुझे अब बीजिंग पसंद नहीं है, और मुझे इससे कोई उम्मीद भी नहीं है। स्नातक होने के बाद मैं यहीं रहकर काम करना चाहती हूँ। ल्यूक थोई मियाँ दंग रह गए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं। अगर आपको सचमुच बीजिंग पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ आऊँगा। दिनमट ने देखा कि उसने जो कुछ भी कहा, उसे लगभग सुनने की हद तक समझौता कर लिया था, और उसे लगा कि वह संबंध तोड़ने वाला है। इसलिए उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। ल्यूक थोई मियाँ, मैंने कहा था कि मैं संबंध तोड़ना चाहती हूँ। क्या तुम समझते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह 2 साल है या 1 साल। मैं अब इसे जारी नहीं रखना चाहता। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल वह उसके करीब आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। डिंगमी, तो मुझे बताओ, तुम इतने सालों से मुझे क्यों पसंद करती हो? दिनमट ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, एक साथ रहना ही काफी है। हम साथ साथ हैं। वह अचानक ठहाका लगाकर हंस पड़ा। यह सही है। जब दिनमट अपना धैर्य खोने ही वाली थी, तभी अचानक उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। उसे लगा जैसे उसे कोई रक्षक मिल गया हो। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर 3 शब्द, सीनियर बुई, चमक उठे। ल्यूक थोई मियाँ ने नजर घुमाई। दिनमट ने अपने होंठ भींचे और उसकी निगाहों के सामने ही फोन उठा लिया। वरिष्ठ बुई डिच ने पूछा, आप कहाँ हैं? चलो साथ में खाना खाए और मुझसे कुछ बातें करें। दिनमट ने अपने होठों को दबाया, ल्यूक थोई मियाँ के चेहरे को न देखने की कोशिश करते हुए, और अपनी आवाज धीमी कर ली। मैंने खाना खा लिया है। चलो आज रात तक इंतजार करते हैं। बुई डिच ने जवाब दिया, हाँ, तो मैं तुम्हें आज रात ले जाऊंगा। दिनमट ने सिर हिलाया, हाँ, मैं स्कूल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इससे पहले कि वह फोन रख पाती, किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे दरवाजे पर दबा दिया। चुंबन तेजी से अंदर आया और फोन जमीन पर गिर गया। डिंगमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और संघर्ष किया। लू शी मियाँ ने उसे जाने दिया और एक एक शब्द कहा, डिंगमी, मैं हमेशा साथ रहना नहीं चाहता था, बल्कि हमेशा साथ रहना चाहता था। डिंगमी ने अपने होंठ काटे और उसकी तरफ देखने से इनकार कर दिया। उसका चेहरा जिद्दी था। उसकी सारी जिद और चिपके रहना अचानक हास्यास्पद हो गया। उसने जाने दिया, अपने होंठ काटे और कुछ कदम पीछे हट गया। सिंगल सोफे पर बैठ गया, अपनी कोहनी घुटनों पर टिका ली, अपनी पीठ मोड़ ली और अपना सिर नीचे कर लिया, अपना पूरा चेहरा अपनी हथेलियों में दबा लिया। बहुत देर बाद उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया,
जैसे कि आखिरी दौर की शर्त लगा रहा हो। डिंगमी, अगर तुम आज मेरी भावनाओं को कुचलना चाहती हो तो बस यहाँ से चली जाओ। ऐसा दिखावा करो कि मैं यहाँ कभी नहीं आया। दीनमट ने अपना सिर झुकाया, फोन उठाने के लिए नीचे झुका और चुपचाप उसकी ओर देखा। वह पलटा और चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ल्यूक थोई मियाँ हंस पड़े। उस रात ल्यूक थोई मियाँ बीजिंग लौट आए। तू खियन ने उन्हें देखा और आश्चर्यचकित हो गए। इतनी जल्दी वापस आ गए? रात को नहीं रुकोगे? ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी तरफ नहीं देखा, नहीं कोई जवाब दिया। वह सीधे टेबल पर गया, कंप्यूटर चालू किया और काफी देर बाद अचानक पूछा, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? तू खियन ने सिगरेट का पैकेट फेंक दिया, हैरान होकर। क्या तुमने बहुत पहले ही धूम्रपान छोड़ दिया था? ल्यूक थोई मियाँ अपनी कुर्सी पर पीछे झुके, एक सिगरेट निकाली, उसे मुंह में रखा, जलाया और कुछ जोरदार कश खींचे। उसके नाक और मुंह से सफेद धुआं निकल रहा था, जो उसके चारों ओर फैल गया था। उसकी नसें एक पल के लिए शांत हो गई थी। सिगरेट पीना अच्छी बात थी। उस दिन के बाद ल्यूक थोई मियाँ ने फिर से धूम्रपान करना शुरू कर दिया। वह तुखियन से भी ज्यादा आदी हो गया, पूरे दिन प्रयोगशाला में छिपा रहता। पहले तो तुखियन को लगा कि उसका दीनमत से झगड़ा हो गया है, इसलिए उसने दीनमत को फोन किया। पहली बार तो वह बात नहीं कर पाया, लेकिन अगले दिन बात हो गई। दीनमत ने शांति से कहा, हमारा ब्रेकअप हो गया है। तुखियन डर के मारे मर गई। दो मिनवी ने भी समुद्र के दूसरी तरफ से फोन किया। दीनमत ने फिर भी उसी तरह जवाब दिया। एक मई की छुट्टी के दौरान ल्यूक थोई मियाँ आखिरकार एक यात्रा के लिए अपने स्कूल में आई। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने डिंगमी और बुईदीच को देखा। बुईदीच ने मुस्कुराकर उसके कंधे को गले लगाया, जबकि वह बस हैरानी से उसे देखती रही। दूर से एक दूसरे को देखते हुए उसने अपनी पीठ मोड़ ली और चला गया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद डिंगमिच ने धीरे धीरे सभी से संपर्क तोड़ दिया। अगर वह चीज जिसने डिंगमिच को सबसे ज्यादा अनिच्छुक बना दिया था, वह बीजिंग यूनिवर्सिटी नहीं जा पाना था, फिर वह चीज जिसने लू शी मियाँ को सबसे ज्यादा अनिच्छुक बना दिया था, वह था डिंगमिच का उससे नाता तोड़ लेना। उनकी जवानी का भोलापन, उनके पहले प्यार की भावनाएं, उत्साह और संयम के बीच की बेचैनी, उनकी सारी जवानी की उतावलापन, उनका अंतहीन प्यार और नफरत केवल उससे संबंधित थे। अंत में सब कुछ समय की नदी में दफन हो गया। खंड 2 अध्याय 39 पुराना प्यार फीका नहीं पड़ा है। अगस्त 2015 के अंत में दीनमैट गियांग चौ शहर लौट आई। कोई भी उसे लेने नहीं आया। उसने अकेले ही 2 बड़े सूटकेस को हवाई अड्डे से बाहर धकेल दिया, होटल के लिए टैक्सी ली। नहर ट्रुंग से गुजरते समय उसने ड्राइवर को आवाज लगाई, कृपया थोड़ा धीरे चलाओ। पिछले कुछ सालों में यह शहर बहुत बदल गया है। कुछ पुराने इलाकों को ध्वस्त करके फिर से बनाया गया है। अतीत का कोई निशान नहीं मिल सकता है। दीनमठ बहुत अजीब लगता है। केवल सड़क का यह हिस्सा अभी भी अतीत की कुछ छाया को बरकरार रखता है। दोपहर की कक्षाओं के खत्म होने का समय हो गया है। यूनिफॉर्म में छात्र स्कूल के गेट से बाहर निकलते हैं। इतने सालों बाद जियांगजू फर्स्ट मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म भी बदल गई है। स्कूल के बाहर का मैदान पेड़ों से ढका हुआ है। युवा लड़के लड़कियां युवा जोश से भरे हुए हैं, लोगों को उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर रहे हैं। अचानक ऐसा लगता है जैसे कई साल पहले उस व्यक्ति का पीछा करती हुई साइकिल पर सवार एक युवती की आकृति दिखाई दे रही हो। डिंगमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके गालों के गड्ढे छुपे हुए और दिखाई दे रहे थे। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर से देखा, मुस्कुराया और बातचीत की। छोटी लड़की, क्या तुम तब फर्स्ट मिडिल स्कूल में पढ़ती थी? डिंगमी मुस्कुराई।
हाँ, ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, मेरी बेटी भी फर्स्ट मिडिल स्कूल में पढ़ती है। वह अब 12वीं कक्षा में है। इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? तुमने स्नातक किया है। ओह, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मुझे लगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपने दूसरे साल में हो। तुम्हें स्नातक हुए कितना समय हो गया है? 2 साल। सिर्फ 2 साल? तो तुम सिर्फ 22-23 साल की हो। डिंगमी रुकी और जवाब नहीं दिया, बस व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। वह अपनी कोहनियां दरवाजे के फ्रेम पर टिकाए थी। उसकी उंगलियां हल्के से उसके बालों के सिरों से खेल रही थी। कुछ साल पहले उसने अपने लंबे बालों को काट दिया और इन पिछले कुछ वर्षों में उसने इसे छोटा रखा था, न कि उसके कंधों से और उसके छोटे गोल चेहरे के साथ वह वास्तव में बहुत युवा दिखती थी। लंबे समय तक शहर सी में शांति से रहने वाले सहयोगी, मैं बीजिंग के लिए क्यों दौड़ूंगा? और फिर 1 साल से भी कम समय बाद मैं वापस जियांगजो चला गया। आपने कहा था कि आपको अपनेपन का एहसास नहीं हो पाया, तो अब क्या? क्या आपने अभी तक जियांगजू को पाया है? शहर कुछ भी समझ में नहीं आया। एक होटल में रात भर रहें, खराब रोशनी, दूसरे घर में असुविधाजनक परिवहन है। आपको मेट्रो और बस को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना होगा। तीसरा घर मुझे यह पसंद नहीं है। तीसरा घर झोंगजिंग गार्डन में था। जू जेन और जू निंग भी आप भी थे, लेकिन वह एक दिन में ही नहीं था। इस तरह झोंगजिंग गार्डन वास्तव में बुरा नहीं है। पड़ोस काफी नया है, कमरे भी अच्छे हैं। मकान मालिक इसे किराए पर लेने की जल्दी में है, इसलिए यह इस कीमत पर है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हाल के वर्षों में जियांगजू में अचल संपत्ति की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। डिंगमी ने उसकी ओर देखा। तो क्या कोई अन्य प्रकार के अपार्टमेंट हैं? दलाल तुरंत उत्साहित हो गया। हाँ, निश्चित रूप से हैं। तो चलो एक नज़र डालते हैं। कोई बात नहीं, एक और जगह है। आप निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे, लेकिन किराया झोंगजिंग गार्डन की तुलना में 800 युआन अधिक महंगा है। डिंगमी के पास कुछ बचत थी, जो जियांगजू में एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदने के लिए जमा राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसका घर खरीदने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह कितने समय तक रह पाएगी। लेकिन वह उन कठिनाइयों से गुजर चुकी थी। वह खुद को वंचित नहीं बनाना चाहती थी। वह एक आरामदायक जगह में रहना चाहती थी। दलाल ने मजाक करते हुए जिंगहाई शहर की ओर गाड़ी चलाई। यही वह जगह है। आप देखिए, यहाँ आवासीय क्षेत्र के गेट पर सुरक्षा गार्ड भी अन्य जगहों की तुलना में अधिक सुंदर है न? डिंगमी दंग रह गई। आपका मतलब यह जगह है? दलाल, यह सही है। आप देखिए, यहाँ हरियाली का स्तर झोंगजिंग गार्डन से भी बेहतर है। डिंगमी ने खिड़की से बाहर देखा, अपने होठों को सिकोड़ा। मुझे पता है। वह यहाँ 1 साल से भी ज्यादा समय से रह रही थी। कार नीचे रुकी। डिंगमी ने बिल्डिंग 16 को देखने के लिए अपना सिर उठाया। दलाल ने आगे की ओर इशारा किया। अपार्टमेंट सामने है, कोई कार अंदर नहीं जा सकती। चलो पैदल चलते हैं, यह ज्यादा दूर नहीं है। डिंगमी दलाल के पीछे चली गई। उसका दिल उथल पुथल में था। अपार्टमेंट नंबर 1201, यूनिट 1, बिल्डिंग 19 में था। 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, अच्छी रोशनी। सजावट बहुत नई नहीं थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं थी। डिंगमी इस अपार्टमेंट से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन उसने अपना सिर घुमाया, बिल्डिंग 16 की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ति यहाँ है या नहीं। सच कहूँ तो वह उससे मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। ब्रोकर ने अपार्टमेंट के बारे में अंतहीन बात की और अंत में कहा, कल एक जोड़ा भी इस अपार्टमेंट को देखने के लिए यहाँ आया था। उन्हें लगा कि यह थोड़ा महंगा है और वे पुनर्विचार करना चाहते थे। आपको विचार करना चाहिए। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करे,
फोन बज उठा। उसने उस पर नजर डाली। डिंगमी को देखकर मुस्कुराया। जब तुमने इसका जिक्र किया तो मैंने तुम्हें फोन किया था। डिंगमी की आंखें थोड़ी डगमगाईं और उसने उसकी ओर देखा। उन्हें इसे किराए पर न दें। मैं इसे किराए पर दूंगी। एक बार में 1 साल का किराया चुकाऊंगी। और अब तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हो और पैसे दे सकते हो। उसने बहुत तेजी से बात की। ब्रोकर को वास्तव में इस तरह की सीधी सादी बात पसंद आई। उसने जोड़े को बताया कि यह किराए पर है। तुरंत डिंगमी के लिए एक अनुबंध लिखा, पैसे का भुगतान किया और चाबियां सौंप दी। ब्रोकर के जाने के बाद डिंगमी ने ताला बदलने के लिए किसी को बुलाया और कुछ नई चीजें खरीदने के लिए नीचे चली गई। दोपहर में उसने साफ सफाई की, फिर बिस्तर का एक सेट खरीदने के लिए स्टोर पर गई और उसी रात होटल छोड़ दिया और तिन्ह हाई सिटी में चली गई। रात में दीना मत ने तुरंत नूडल्स पकाए, सोफे पर बैठकर उन्हें खाया और एक फिल्म देखी। उसके दिल में एक अस्पष्ट सा एहसास पैदा हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या बुरी, और उसने धीरे से आह भरी। वह व्यक्ति हमेशा सुंदर अतीत पर ध्यान केंद्रित करने से खुद को रोक नहीं पाता। दीन अहमद, यह बहुत खतरनाक था। उसने खुद को याद दिलाया। डिंगमी 1 हफ्ते से जिंगहाई शहर में थी। दिन में कई बार घर से निकलकर बिल्डिंग 16 से गुजरती थी, लेकिन कभी भी उस परिचित व्यक्ति से नहीं मिली थी। इसके विपरीत एक दिन उसे एक सुरक्षा गार्ड ने पुकारा, मिस, क्या आप डिंगमी हैं? सुरक्षा गार्ड लगभग 30 साल का था, दिखने में सीधा सादा था और उसे नाप रहा था। डिंगमी ने उसे देखा, कुछ हद तक चौंक कर, यह मैं हूँ। इतने सालों के बाद भी तुम यहाँ हो? सुरक्षा गार्ड ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया, अभी भी यहाँ हूँ। मैं अब पड़ोस की सुरक्षा टीम का प्रमुख हूँ। बधाई हो, टीम लीडर वेई। बस मुझे जियाओ वेई कहो। हर कोई मुझे इसी नाम से बुलाता है। उसका मतलब मकान मालिक से था। जियाओ वेई ने उसे ध्यान से देखा, अचानक आह भरी, दराज खोला और एक बॉक्स निकाला और उसे दे दिया। मिस डिंग, उस साल आपने मुझे इसे मिस्टर लू को देने के लिए कहा था, लेकिन मिस्टर लू अब यहाँ नहीं दिखते। मैंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा है। यह चीज अभी भी मेरे पास है। डिंगमी और लू शिमिया के बारे में उनकी बहुत गहरी छाप थी। उस साल वे दोनों अभी भी युवा थे। इतनी कम उम्र में वे पहले से ही एक साथ रह रहे थे। उनकी शक्ल सूरत बेहतरीन थी, हमेशा लोगों पर गहरी छाप छोड़ती थी। इसके अलावा दीन मत ने भी उनकी मदद मांगी। यह चीज कई सालों से नहीं दी जा सकी है। उनके दिल में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चट्टान है। उसने मकान मालिक को बुलाया, लेकिन मकान मालिक लू शी मिया नहीं, बल्कि लू शी फेंग था। लू शी फेंग ने इसे खोला और एक नजर डाली, फिर बॉक्स को अपने हाथ में वापस रख लिया। डिंगमी दंग रह गई। उसने बॉक्स लिया और उसकी ओर देखा। तुमने कहा था कि तुमने उसे पिछले कुछ सालों में कभी यहाँ आते नहीं देखा। यह सही है। मैंने अपने ड्यूटी पर मौजूद सहकर्मी से देखने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे नहीं देखा। मुझे पता है, धन्यवाद। उसने अपना सिर नीचे किया, बॉक्स लिया और घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो सोफे पर बैठी डिंगमी ने बॉक्स खोला। अंदर चाबी और घर का कार्ड था। उस साल वह जल्दी में चली गई। घर की चाबी और कार्ड वापस करने का समय भी नहीं मिला। उसने इसे सुरक्षा कक्ष में छोड़ दिया और जियो वेई से इसे उसके लिए देने के लिए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों में वह यहाँ कभी नहीं लौटा था। उसकी उंगलियों ने चाबियों के गुच्छे को धीरे से सहलाया। उस साल जिस तरह से उसने उसके सिर को थपथपाया था, उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा रखा था और एक नरम मुस्कान के साथ कहा था, इसे ले लो। डिंगमी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपना चेहरा ढक लिया और आह भरी। सितंबर की शुरुआत में
डिंगमी को जियांगझू लौटने के बाद अपनी पहली नौकरी मिली, फिल्म मीटिंग मिस्टर चेन में महिला प्रधान के लिए डबिंग कलाकार के रूप में। ऑडिशन के बाद डिंगमी पास के शॉपिंग मॉल में घूमी, 2 तकिए खरीदे और एक टैक्सी लेकर आवासीय क्षेत्र के गेट पर वापस आ गई। 16 बिल्डिंग से गुजरते हुए अचानक परिचित तेंजरा रंग की मोटी बिल्ली को देखकर डिंग एमआई ने अचानक चलना बंद कर दिया। सफेद शर्ट में वह आदमी नीचे झुक गया, उसकी मजबूत भुजाएं मोटी बिल्ली को पकड़े हुए, उसकी उंगलियां लंबे समय तक थीं, जो कि वह थी जब वह उस व्यक्ति को देखती थी। डिंग एमआई, लंबे समय से नहीं देखो आप। आखिरकार यह कई साल हो गए हैं जब हम आखिरी बार मिले थे। डिंग एमआई थोड़ा शर्मिंदा था। अचानक कुछ के बारे में सोचा। उसने अपने बैग के माध्यम से अफवाह किया, घर की चाबी और कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। कुछ हद तक अपना मुंह खोलने में मुश्किल महसूस कर रही थी। भाई लू, यह कृपया मुझे इसे उसे देने में मदद करें। मैं इसे वापस करना भूल गई। लू शिफेंग अभी भी मोटी बिल्ली को सहला रहा था, केवल उस पर संक्षिप्त रूप से नजर डाली। स्वीकार नहीं किया। आपको इसे स्वयं वापस करना होगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। उसका हाथ कुछ सेकंड के लिए बीच हवा में अकड़ गया। डिंगमी ने अपना हाथ वापस ले लिया। लू शिफेंग को इत्मीनान से कहते सुना, यह जियांगझो में भी है, पिछले साल ही वापस आया था। अगर तुम्हारे पास मौका है तो इसे स्वयं वापस कर दो। डिंगमी के पास चीजों को अपनी जेब में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने लू शिफेंग को देखा। भाई लू, क्या आपके पास मिंग वेई का नंबर है? इससे पहले हम 2 मिनहव्य के साथ अविभाज्य थे, है ना? तुमने उससे संपर्क क्यों नहीं किया? दीन मैट के पास स्पष्ट रूप से समझाने का कोई तरीका नहीं था। 2 मिनहवी का फोन नंबर लेने के बाद वह जाने वाली थी। ल्यूक थोई फोंग ने उसे वापस बुलाया। रुको, मुझे अपना नंबर दो। खंड 2 अध्याय 40 अनुवादक होई डुओंगडिंग मी ने लू शी फेंग को फोन नंबर पढ़ा। लू शी फेंग ने बिल्ली को गले लगाया, उसका नंबर सहेजा, फिर मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। क्या आपको एमिया का नंबर चाहिए? ये शब्द चिढ़ाने वाले लग रहे थे, लेकिन डिंगमी के कानों में इसने उसे बेहद शर्मिंदा महसूस कराया। उसे लू शी मिया के नंबर की जरूरत नहीं थी। भले ही उसके पास हो, वह कॉल करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसे सहेजने की जहमत क्यों उठाए? जितना अधिक वह देखती, उतना ही दुखी महसूस करती। उस वर्ष जब डिंग मिया ने अलविदा कहा, जिस क्षण वह होटल के कमरे से बाहर निकली, उसने यह इच्छा करने की हिम्मत नहीं की कि लू शी मिया अभी भी पुरानी जगह पर हों। 5 या 6 साल का समय बहुत लंबा था और वह यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि ल्यूक थोई मिया अभी भी सिंगल है। भले ही वह सिंगल था, उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि इस बार वापस आने का उसका कोई उद्देश्य था, लेकिन वह बस उसे एक बार देखना चाहती थी। दीन मैट ने 2 मिनहवी को बुलाया। 2 मिनहवी ने व्यंग्यात्मक रूप से उसका मजाक उड़ाया और उसकी डेट को मना कर दिया। डिंगमी थोड़ी उदास थी, लेकिन वह जानती थी कि वह गलत थी, इसलिए वह धीरे धीरे अपने गुस्से के शांत होने का इंतजार कर सकती थी। लेकिन डू मिंग वेई आसानी से शांत नहीं हुई। उसने कई दिनों तक उसे नजरअंदाज किया और बड़ी मुश्किल से उसने उससे संपर्क करने की पहल की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से डिंगमी मीटिंग मिस्टर ट्रान की डबिंग में व्यस्त थी और जब तक दोनों मिल पाते तब तक पतझड़ आ चुका था। जिस रात उसने डू मिंग वेई को अलविदा कहा, डिंगमी लंबे समय तक सोई नहीं थी। उसका मन डू मिंग वेई की कही गई बातों को पचा नहीं पा रहा था। लू शी मिया नशे में है और उन्होंने लैब में एक गड़बड़ की और पूरे स्कूल के मंच पर फैल गया। उसकी डिंग एमआई ने महसूस किया कि उसके पाप बहुत भारी थे। दोस्तों के समूह ने देखा कि डू मिंग वेई ने सिर्फ एक संदेश पोस्ट किया था। जिस व्यक्ति ने मेरे साथ मीठा शहद गाया है, वह वापस आ गया है।
संलग्न फोटो के टीवी स्क्रीन थी। दो लड़कियों की एक दूसरे को गले लगाते हुए तस्वीर। छोटी लड़की के बाल छोटे हैं। नीचे दो मिन्हवी द्वारा की गई टिप्पणियों के दो उत्तर दिए गए हैं। यह सही है। दीन त्यू मत। क्या तू खियन और मैंने कभी युगल गीत के रूप में स्वीट हनी गाया है? बहुत दिनों से नहीं मिले। दीन त्यू मत। वह मुस्कुराई। डिंगमी ने केवल डुमिंग वेई को अपने दोस्त के रूप में जोड़ा, यह नहीं जानते हुए कि उसने किसको जवाब दिया। उसके लहजे से लगता था कि वह एक पूर्व सहपाठी था। उसने डुमिंग वेई को लाइक किया। दोस्तों का इतना छोटा समूह 1-10 बताता है। लू शी मिया को जल्द ही पता चल जाएगा, या लू शी मिया थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के बीच ब्राउज करेंगे और वह शायद इसे देख लेंगे। लेकिन लू शी मिया ने शायद ही कभी बुलेटिन बोर्ड को ब्राउज किया हो, क्योंकि उन्होंने वैक्सिन हाई स्कूल के दोस्तों, विश्वविद्यालय के दोस्तों, सहकर्मियों आदि पर बहुत सारे लोगों को जोड़ा था। विज्ञापनों की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी चाहे वह कितना भी स्क्रॉल करे, यह अभी भी विज्ञापनों की एक श्रृंखला होगी, और लंबे समय के बाद वह उन्हें देखने के लिए आलसी हो जाता है। शुक्रवार की दोपहर को लू शी मिया बीजिंग की एक व्यावसायिक यात्रा से लौटे और एक बैठक आयोजित करने के लिए सीधे कंपनी में चले गए। नई वित्तीय निवेश परियोजना के कारण कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों ने 3 घंटे की बैठक की, और बैठक के अंत तक रात के खाने का समय बहुत पहले बीत चुका था। लू शी मिया अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, अपने पैरों को क्रॉस किया और जू कियान की ओर देखा। बाहर जाओ या खाना ऑर्डर करो। जू कियान ने उसकी ओर देखा। यह काम का शौकीन देर सवेर अपने कर्मचारियों को पागल कर देगा। उसने अपने दिल में सैकड़ों बार कोसा। फिर जू कियान ने अपने सहायक से कहा कि जाकर खाना ऑर्डर करो। दूसरे वरिष्ठ कर्मचारी पहले चले गए। उन दोनों ने कॉन्फ्रेंस रूम में जल्दी से खाना खाया। खाने के बाद जू कियान ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और लू शी मिया की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने पहले ही डू मिंग वेई को साथ में डिनर के लिए बाहर चलने के लिए कहा था। अगर मुझे डर नहीं होता कि तुम अकेले होगे, तो मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ फास्ट फूड नहीं खाता। लू शी मिया उठ खड़ी हुई और एक गिलास पानी डाला, उनकी तरफ देखा और कोई आभार महसूस नहीं किया। किसी ने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा। तुम अब जा सकते हो। जू कियान ने कंधे उचकाए। तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हें भी जल्दी घर जाना चाहिए। लू शी मिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जू कियान ने दरवाजा खोला, फिर रुका और लू शी मिया की तरफ देखने के लिए मुड़ा। अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या तुमने डू मिंग वेई की पोस्ट देखी है? क्या? यह जानते हुए कि उसने इसे नहीं देखा है, जू कियान अपने हाथ से दरवाजे पर झुक गया। डिंगमी वापस आ गई है। क्या तुम्हें पता था? लू शी मिया स्तब्ध लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। टू कियान ने दरवाजे के सामने झुककर संकोच से पूछा, या क्या तुम और मैं शराब पीने चलें? चले जाओ, मुझे शराब के लालच में मत डालो। लू शी मिया ने अपना धैर्य खो दिया। वह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को भगाना चाहता था। टू कियान स्वाभाविक रूप से जानता था कि सामाजिकता के अलावा लू शी मिया आम तौर पर शराब को हाथ नहीं लगाते थे। उसने अपनी नाक को छुआ और चतुराई से वहां से चला गया। डू मिंग वेई ने उसे जो काम दिया था, वह पूरा हो गया था। लू शी मिया वाटर प्यूरिफायर के बगल में खड़े हो गए, एक कप खत्म किया, फिर चाबी लेने के लिए अपने कार्यालय में वापस चले गए और चले गए। लू शी मिया अब लू परिवार के विला में रहने वाले अकेले व्यक्ति थे। चूंकि कंपनी ने अपना दफ्तर बदल लिया था, इसलिए लू शिफेंग काम के नजदीक रहने के लिए जिंगहाई शहर चले गए। वह कभी कभी सप्ताहांत पर वापस आते थे और दोनों भाई साथ में खाना खाते थे। घर में घुसते ही फैटी गुई कालीन पर गहरी नींद में लेटा हुआ था।
लू शिमियन को पता था कि लू शिफेंग अभी अभी लौटा है। लू शिमियन दूसरी मंजिल से नीचे आया और उसे देखा। तुम वापस आ गए। लू शिमियन ने फैटी गुई की ओर देखा। हाँ, कुछ दिनों के लिए मेरे लिए फैटी गुई की देखभाल करना। हाँ, लू शिमियन ने देखा कि लू शिमियन फैटी गुई को यहाँ लेकर आया है और उसे पता था कि वह एक व्यापारिक यात्रा पर जाने वाला है। लू शिमिया ने पहले सुझाव दिया था कि अगर उसके पास समय नहीं है तो उसे बिल्ली किसी और को दे देनी चाहिए, लेकिन लू शी फेंग ने उसे नहीं दी और हर कुछ दिनों में वह बिल्ली को उसके पास फेंक देता था। सच कहूं तो वह इस बिल्ली को देखना नहीं चाहता था। लू शी फेंग मुख्य रूप से बिल्ली को छोड़ने आया था। लू शी मिया से कुछ शब्द कहने के बाद वह जाने वाला था, लेकिन जब उसने अपने जूते बदले तो उसने अचानक कहा, यह सही है, मैं उस रात डिंगमी से मिला था। लू शी मिया ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई भी उससे मिला होगा। वह अब जिंगहाई शहर में है। यह वाक्य एक बम की तरह था जिसने आखिरकार लू शी मिया के मुखौटे को तोड़ दिया। वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, अविश्वास में भौहें सिकोड़ते हुए। वह जिंगहाई शहर में है? हाँ, उस समय उनके पिता ने जिंगहाई शहर में 2 अपार्टमेंट छोड़े थे। दोनों चचेरे भाइयों में से प्रत्येक के पास एक था। वास्तव में यह ऊपरी मंजिल और निचली मंजिल थी। लेकिन उस समय लू शिफेंग अभी भी बीजिंग में था, वहां नहीं था, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा बहुत पता था कि लू शिमियन डिंगमी को उस अपार्टमेंट में कैसे रहने के लिए लाया था। सच कहूं तो वह वास्तव में इस छोटे भाई की प्रशंसा करता था। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा समाप्त करने के ठीक बाद उसने अपनी बेटी को 1 साल से अधिक समय तक घर में छिपाने की हिम्मत की। अगर वे टूट नहीं गए होते तो वह जगह अब तक विवाह घर में बदल गई होती। लू शिफेंग ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और चला गया। लू शिमियन ने अपने होठों को दबाया, अपना सिर नीचे किया और उस मोटी बिल्ली को लात मारी जो उसका रास्ता रोक रही थी। मोटी बिल्ली ने बस अपने पंजे फैलाए, दूसरी जगह कपड़े बदले और आलस से सोती रही। ऊपर जाकर नहाने के बाद लंबा व्यक्ति धूम्रपान करने के लिए बालकनी से नीचे झुक गया, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में फोन पकड़े हुए, सिर नीचे करके वैक्सीन दोस्तों को ब्राउज कर रहा था, जो अक्सर विज्ञापन पोस्ट करने वालों को सुविधाजनक रूप से ब्लॉक कर रहा था। डू मिंग वेई की पोस्ट को स्क्रॉल करते हुए उसने अपने आपसी दोस्तों की कई टिप्पणियां देखीं। उदाहरण के लिए किन यांग, कक्षा अध्यक्ष, कक्षा उपाध्यक्ष, जू यी, जियांग शिंजी, यहाँ तक कि जियांग के डू ने भी एक सवाल पूछा, डिंग मी। उसने फोटो को बड़ा किया, उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। उसके बाल हाई स्कूल की तरह छोटे कटे हुए थे। अपनी सिगरेट पर एक गहरा कश लेते हुए लू शी मिया ने आंखें सिकोड़ी और अपना फोन नीचे रख दिया। पलकें झपकाईं, सिगरेट का धुआं पूरे स्थान में घूम गया। बढ़िया, वह आखिरी व्यक्ति होगा जिसे पता चला कि वह वापस आ गई है। अगली शाम 9 बजे लू शी मिया ने सामाजिक सभा समाप्त की। उसने शराब पी, ड्राइवर नहीं मिला लेकिन जिंगहाई शहर के लिए टैक्सी ली। कार गेट के सामने रुकी, वह अंदर चला गया। आज रात ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति का नाम ट्यू नगु था। काली शर्ट और पतलून में सुंदर आदमी को देखकर जियो वेई काफी परिचित महसूस करता था, लेकिन निश्चित नहीं था। आखिरकार उन्होंने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था और पहले से ही घर की चाबी और कार्ड डिंगमी को दे दिया था। जियो वेई ने बेतरतीब ढंग से पुकारने की हिम्मत नहीं की। यह सच था कि लू शी मिया लंबे समय से इस जगह पर नहीं लौटे थे। वे केवल एक बार गर्मियों की छुट्टी के दौरान लौटे थे जिस साल उनका ब्रेकअप हुआ था। दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे पर घुटन भरी हवा लगी। उसने भौहें सिकोड़ी, पास का स्विच ऑन किया और चारों ओर नजर घुमाई। दिनमट यहाँ 1 साल से ज्यादा समय से था।
वे दोनों आधे साल से साथ रह रहे थे और काफी चीजें खरीद चुके थे। जब वह चली गई तो उसने अपनी सारी चीजें नहीं हटाईं। इस तरह से देखने पर सब कुछ उसकी चीजों से भरा हुआ था। सोफे पर रोमांस उपन्यास, पत्रिकाएं, स्नैक्स इत्यादि। बेडरूम में कुछ कपड़े और कुछ अन्य चीजें भी थी जो उसने पीछे छोड़ दी थी। वह निर्णायक रूप से चली गई, लेकिन उसने पीछे छोड़े गए निशानों को साफ नहीं किया। लू शी मियां बस दरवाजे पर खड़ी रही और चारों ओर देखा, पुष्टि की कि कोई वापस नहीं आ रहा है, फिर दरवाजा बंद कर दिया और चली गई। डिंगमी रात के समय सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पड़ोस में 24 घंटे की किराने की दुकान पर गई और सुविधाजनक रूप से ब्राउन शुगर का एक बैग खरीदा। वह कमजोर पेट के साथ घर चली गई। पिछले कुछ सालों में उसकी सेहत पहले जैसी अच्छी नहीं रही। उसे मासिक धर्म में होने वाली ऐंठन पहले से ज्यादा गंभीर हो गई थी। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी जान को भी खतरा था। जब वह बिल्डिंग 16 के पास से गुजरी तो दीनह मैट ने अनजाने में अपना सिर 12वीं मंजिल की ओर देखने के लिए उठाया, लेकिन वहां लाइटें जल रही थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लगभग यह सोचते हुए कि वह कुछ देख रही है। वह कुछ देर तक अपनी आंखें रगड़ने से खुद को नहीं रोक पाई, फिर दोबारा देखा, लाइटें बंद थी। चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। उसने अपना सिर उठाया और कुछ देर तक 12वीं मंजिल को घूरती रही, जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने अचानक एक लंबा व्यक्ति सीधे गलियारे से बाहर निकलता हुआ देखा। उस आदमी ने काली शर्ट और पतलून पहन रखी थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, आगे की ओर देख रहा था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। डिंगमी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि इस बार उसने उस व्यक्ति को गलत नहीं समझा था। वह आदमी और करीब चला गया, यह देखकर कि वह यहाँ मुड़ने वाला था। डिंगमी को होश आया। उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने पेट को पकड़ना और उसके बगल के पेड़ों के पीछे छिपना था। उसके जूतों की एड़ियां सूखी पत्तियों पर पड़ी, जिससे सरसराहट की आवाज आई। जब लू शी मियां वहां से गुजरे तो उन्होंने बगल से देखा। अंधेरे में छिपी उनकी एकल पलकें और भी ठंडी हो गईं, यहाँ तक कि उनकी अभिव्यक्ति भी बर्फ से ढकी हुई थी। डिंगमी पेड़ के नीचे बैठ गई, भारी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लू शी मियां नहीं रुके, उनके लंबे पैर आगे बढ़े और कुछ ही समय में वे बहुत दूर चले गए। डिंगमी उसका चेहरा भी साफ नहीं देख पा रही थी। जब तक वह व्यक्ति नजरों से ओझल नहीं हो जाता, तब तक बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मन ही मन खुद को बेकार होने के लिए कोसती रही। लोग वास्तव में ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं जो उनके दिलों के लिए शर्मनाक हों। इस जीवन में वह जिस व्यक्ति का सबसे अधिक ऋणी है, वह है लू शी मियां। गुआंगिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए शोध किए गए और जारी किए गए CRM सॉफ्टवेयर का विज्ञापन उस टीवी स्टेशन पर प्रसारित किया जाएगा जो ड्रामा मीटिंग मिस्टर चेन को प्रसारित करता है। विज्ञापन का फिल्मांकन पूरा हो चुका है, बस पोस्ट प्रोडक्शन डबिंग की प्रतीक्षा है। डिंगमी ने फोन उठाया और पारिश्रमिक सुनते ही वह तुरंत सहमत हो गई। लेकिन उसे स्टूडियो में लू शी मियां से मिलने की उम्मीद नहीं थी। स्टूडियो छोड़ने से पहले उसने निर्देशक से पूछा और पता चला कि गुआंगिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक लू शी मियां और जू कियान थे। लिफ्ट में डिंगमी ने उसके हाथ को घूर कर देखा, उसका मन बहुत दूर उड़ गया। जितनी बार उसने और लू शी मियां ने ऐसा किया था उस समय वे एक लंबी दूरी के रिश्ते में थे। कभी कभी वे महीने में एक बार मिलते थे और ज्यादातर समय वे बिस्तर में उलझे रहते थे। लू शी मियां ऐसा नहीं कर सकती थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर बार उसे जाने देने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। डू मिंग वेई का सिद्धांत उसके और लू शी मियां पर लागू नहीं हो सकता था।
डिंगमी को नहीं पता था कि उसने इस तरह की बात क्यों सोची। उसका चेहरा लाल था। उसके बगल में खड़े होने पर उसका दिल ड्रम की तरह धड़क रहा था। उसने खुद को कई बार कोसा। डिंग डोंग। दरवाजा खुला और उसके बगल में खड़ा लंबा व्यक्ति लिफ्ट से बाहर चला गया, जिसने डिंगमी के विचारों को वास्तविकता में वापस खींच लिया। वह उसके पीछे चली गई, उस आदमी को देख रही थी जिसकी पीठ बदल गई थी। हाँ, लू शी मियाँ अब युवा नहीं रहे, वे पहले से ही परिपक्व और स्थिर व्यक्ति हैं। इमारत से बाहर निकलते हुए डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े, लेकिन अंत में वह उसे पुकारने से खुद को नहीं रोक पाई। लू शी मियाँ। वह आदमी रुक गया। उसकी नज़र थोड़ी हटी, कुछ हद तक चौंका। डिंगमी वहीं खड़ी रही। अचानक उसकी हिम्मत जवाब दे गई। सहायक ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा, फिर अपने बॉस की ओर देखा। लू शी मियाँ 3 सेकंड के लिए रुक गया। उसके पीछे वाला व्यक्ति चुप हो गया। उसने आत्म मजाक में अपने होंठ भींचे और चला गया। डिंगमी घबरा गई, घबराहट में अपने बैग में हाथ डाला और अचानक आगे बढ़ने का बहाना ढूंढ लिया। 1 मिनट रुको, मेरे पास तुम्हें कुछ वापस देना है।